बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर जनाब आपने देख लिया हो कि जनरल फैज़ हमीद और दूसरों को नोटिस। जस्टिस शौकत अजीज़ केस फैसला कुन मोड़ पर जनरल कमर जावेद बाजवा क्या बचत होगी, अब आगे क्या होगा। जनाब जैसे कि आपको पता है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब जो हैं, उनका यानी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी अपील लगी हुई है। उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो जो खोसा एंड बंदयाल टोला था, उन्होंने यानी इनकी जो सर्विस थी वो ख़त्म कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था 2018 में मेरे ख्याल में, जब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ यानी केसेस वगैरह यानी चल रहे थे और दस्तूरी मुजरमों ने पनामा में उनको फारिग किया था, और उसके बाद निचली अदालतों में केस चल रहे थे, और उसके बाद जस्टिस साहब ने ये एक बार एसोसिएशन की जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनके पास जनरल फैज़ हमीद आए और उन्होंने आकर ये कहा कि जनाब अगर बेंच बनेगा और आपके पास अपील आएगी तो आपका क्या रिस्पांस होगा। तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपको कैसे पता है कि ये फैसला उनके ख़िलाफ़ होगा और ये अपील आएगी मेरे पास आएगी। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि जनाब के वो सारे मामलात मैनेज है कि वहाँ वहाँ पर नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी को सज़ा यकीनी होगी, वो हम करवाएंगे, और उसके बाद जो है वो अपील आपके पास आएगी तो आपने यानी जिस बेंच में आप होंगे तो ये है कि अगर आप वो फैसला यानी हमारे हक़ में करते हैं तो आगे नेक्स्ट चलकर आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। तो उस पर बकौल जस्टिस सदीकी साहब के कि मैंने उन्हें बड़े एहतराम के साथ यही कहा कि भाई जो आइन और कानून कहता होगा मैं उसके मुताबिक यानी फैसला करूँगा, तो आप मुझसे कानून या आइन तोड़ने की जो उम्मीद है वो ना रखें। तो वो उनके साथ कोई ब्रिगेडियर साहब थे बकौल उनके कि जी वो भी आए, और फिर इस बयान के बाद जनाब एक उनके खिलाफ रेफरेंस गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो जो खोसा एंड बंदयाल टोला था, उन्होंने जनाब इनको बग़ैर प्रोसीडिंग के, बग़ैर सुने, बग़ैर जवाबात दिए इनको इनके ओहदे से यानी फारिग कर दिया। उसके बाद इन्होंने जनाब अपनी बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन की, तो फिर खोसा से लेकर फिर गुलजार और फिर जो है उमरता बंदयाल, ठीक है, इनमें से किसी ने भी इसको टच करने की कोशिश नहीं की, ठीक है जी। लेकिन देखें कहते ना कि जड़े बुरी फितरत के लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं यानी शैतानियत होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर उन्होंने ये नहीं प्रोसीड, क्यों उनके पास ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हम ख्याल ग्रुप बना के अपना जो टोला सी उन्होंने तो वो इसको डिसमिस कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर बात है ये एक मुफाद परस्त मुल्क दुश्मन टोला था, तो ये दूसरी साइड को ब्लैक मेल करने के लिए ये केस उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था और इसकी प्रोसीडिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये यानी एक सेकंड के लिए आप सोचें ना कि इसकी अगर प्रोसीडिंग हो जाती तो शायद अब शौकत अजीज़ साहब के पास ये मौका ना होता कि उनका मामलात बहाल हो जाएं या उनके इंसेंटिव बहाल हो जाएं या यानी वहाँ पर फैसला हो जाए। तो ये उस खोसा बंदयाली जो टोला था उसने ये जो सारी गेम यानी की हुई थी, जो बातें नज़र में नज़र आती है कि दूसरी पार्टी को जो उनके साथ अलाइड थे मुल्क दुश्मनी में, उनको जस्ट अंडर प्रेशर और अपने मुतालबात और जड़े अपने मामलात होते हैं वो करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये यानी इसको समाअत के लिए यानी मंजूर नहीं किया। तो काजी साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो काजी साहब ने जहाँ और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जैसे भुट्टो केस था और बाकी पार्लियामेंट से रिलेटेड जैसे केसेस थे उनका फैसला फरमाया, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और यानी और बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन का, ठीक है जी। और उसके अलावा जैसे रैपिडली उन्होंने अवाम नास के जो केसेस हैं यानी वो भी बड़ा स्पीडी बेंचेस बनाकर यानी वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने इस और फैज़ाबाद धरना का एक केस जो पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश थी वो भी लगा हुआ है, अब उसकी भी प्रोसीडिंग होनी है। तो जहाँ उन्होंने दूसरे इन बड़े सख्त केसेस को उठाया वहाँ पर उन्होंने जस्टिस साहब की जो थी रिट उसको भी जो है वो लाया इसमें जो है समाअत के लिए यानी मंजूर फरमाया और उस पर यानी बेंच बन गया। तो अब ये वहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही है। तो काजी साहब ने काफ़ी सख्त
क्वेश्चंस किए जो हामिद खान साहब हैं, जो जस्टिस साहब के वकील हैं, और उधर इमरान खान साहब दे भी दोस्त हैं और पीटीआई पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो डेफिनेटली वो जो यानी बार बार क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हामिद खान साहब बचने की कोशिश कर रहे थे। तो जज साहब बार बार ये कह रहे थे कि भाई आपके जो मुवक्किल हैं, ठीक है जी, आपके जो यानी क्लाइंट हैं, उन्होंने इन लोगों का नाम यानी लिखा हुआ, रिटर्न लिखा हुआ, एक नहीं कई जगहों पर, तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग उस साजिश में शामिल थे? तो हामिद खान साहब ने गोल मोल तक कोशिश की थी, लेकिन आगे बैठे सन काजी साहब, आगे ज़ाहिर बात है बैठे थे दस्तूरी जज पर, जिस तरह का उन्होंने किया, तो आखिरकार उन्होंने कहा जी हाँ जी, उनके जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल यानी ठीक हैं। अच्छा, उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि भाई ये जो सारा कुछ टॉपिक ड्रामा हो रहा था, ये बताएं कि ये किसको किसकी सहूलतकारी, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कहा जा रहा था? तो उस पर उन्होंने फिर गोल मोल यानी जवाब देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा जी आपका जो क्लाइंट है, उन्होंने इस दावे में ये लिखवाया है, आपसे लिखवाया है, और उन्होंने लिखा है कि ये सारी जो सहूलतकारी थी वो मियां नवाज शरीफ साहब को हटाकर एक कठपुतली को लाने की बात हो रही थी। तो इसमें किस हद तक सदाकत है? तो फिर आखिरकार यानी उनको हामिद खान साहब को ये मानना पड़ा कि जी हाँ, ये किसी और कठपुतली को यानी की सहूलतकारी करने के लिए ये सारा जो टॉपिक ड्रामा था यानी वो किया गया, और जो मेरे क्लाइंट हैं उनका जो दावा है वो बिल्कुल जनाब इसी तरह ही है। तो उसके बाद काज़ी साहब ने और जो बाकी हमारे दस्तूरी जज हैं उन्होंने ये फरमाया कि आप इस तरह डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले सकते, कि जैसे आपने उनको इसमें उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए हैं, और अगर हम यकतरफा तौर पर फैसला उनके खिलाफ ही कर देते हैं तो डेफिनेटली उनके पास एक ये बात होगी कि जनाब मुझे सफाई का मौका नहीं दिया गया। तो आप बाकायदा बार बार, और इस बात पर काफ़ी देर तक डिस्कशंस होती रहीं, काजी साहब बार बार इस चीज़ को रिपीट फरमाते रहे कि भाई अगर या तो आप उनका नाम लेना बंद करें, ठीक है जी, फिर आप अदारा, भाई अदारा नहीं कोई बुरा होता है, लोग बुरे होते हैं जो अदारे को बदनाम करते हैं, और वो अदारे में जो उनकी हैसियत होती है उसको वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर फिर जनाब आखिर यानी काजी साहब, फिर डेफिनेटली काजी साहब भी देना कुल फिर बचना कोई, आखिरकार उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी, और जनरल फैज़ हमीद के नाम पर यानी ये अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि जी हम उनको नोटिस यानी जारी करवाएंगे, बिल्कुल जनाब, हम उन्हें फ्री भी बनाएंगे। तो उसके बाद जनाब उन्होंने जो अपनी यानी अंडरटेकिंग और जो मामला दे दिया है वहाँ पर, तो जनरल फैज़ हमीद साहब के अलावा यानी कुछ और लोग भी हैं, ठीक है जी, और एक वो जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें भी यानी इसमें यानी फ्री बनाया गया है, और अब डेफिनेटली ये आगे यानी मामलात चलेंगे और सवाल जवाब होंगे, जरा होगी, और डेफिनेटली बहुत रैपिडली ये जो केस है वो यानी फैसला कुन मोड़ पर होगा। तो यहाँ पर जनरल बाजवा को यानी फ्री नहीं बनाया गया, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा साहब शायद अब तो नहीं, बट आने वाले आगे प्रोसीडिंग में इसी के अंदर से ही जब क्वेश्चन आंसर होगा जनरल फैज़ हमीद साहब से, तो डेफिनेटली उनसे पूछा जाएगा कि भाई अगर आपने ये सब कुछ किया है और प्रूफ्स आपके खिलाफ आए हैं तो आपने किस हैसियत में किया है। तो डेफिनेटली वो फिर उसकी अगर जब प्ली देते हैं और अगर वो ये कह देते हैं कि मैंने ये सारी बात अपने सीनियर्स के कहने पर की है या उनकी इजाज़त से की है, तो डेफिनेटली जनरल बाजवा साहब जो होंगे वो इसमें यानी फ्री जो हैं वो यानी बन सकेंगे। तो बादियों नज़र में जनाब ये नज़र आ रहा है कि मामलात काफ़ी गंभीर हैं, और यानी बचत अगर तो आइन और कानून को हम देखें और सारे हालात को देखें कि वो हालात जिनका गवाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बच्चा है और सब लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मेरिट पर इसको यानी चलाया जाता है तो यहाँ पर यानी जितने लोगों को फ्री बनाया गया है उनकी बचत हो सके अगर बादियों नज़र में देखें। और अब बाकी जनाब कानून होता है, डेफिनेटली जो जजेज़ हैं वो बड़े आज़ाद मश जजेज़ हैं, ना तो वो किसी का प्रेशर कबूल करने वाले हैं, और डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि आगे चलकर ये जो हमारे जनरल साहबान है और जो लोग जिनको ये नोटिस जारी हुए हैं, जब जरा का मौका आएगा तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल वो तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जनाब, सारे केसेस आवाम देख रही है,
تو وہ جیسے میں کہتا تھا، یاد کیجئے کہ 30 نومبر 2026 ہمارے پاس ایک آخری ٹائم ہے کہ ہم ریاست کو لے جائیں. تو اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ جو ایک ریت پڑ گئی ہے کہ آئندہ اگر کوئی سہولت کار ٹائپ کا چیف جسٹس بھی آ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ جناب مرزی دا بینچ بنا سکے. ہوں اب نہیں بنا سکتا، 3 رکنی کمیٹی ہے. ٹھیک ہے جی، معاملات کو کیسے بچیں گے کہ ایک ویب سائٹ ہے، اچھا اس کا حکم ہو گیا ہے، وہاں پر جناب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، اچھا وہاں پر اس کا مواد پڑا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ریاست میں جو دستور کی ایک گرپ ہے، اچھا وہ گریجولی آہستہ آہستہ یعنی گرپ کرنے جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب کہ جیسے یہ کیس ہے تو اس میں شوکت عزیز صاحب ڈیفینیٹلی بحال ہوں گے، ان کے انسینٹیوز وغیرہ بحال ہوں گے، ان کا ایج گروپ دیکھا جائے گا کہ اگر ان کی کوئی ٹرم رہتی ہے تو میں بھی ان کو یعنی بحال کر دیا جائے، اور اگر وہ ان کا ایج ٹائم گزر گیا ہے تو پھر کم از کم اس دن سے جس دن سے ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے یہ جو ہے وہ یعنی وہ چیزیں بحال ہو جائیں گی. اور باقی جو لوگ اس معاملے میں شامل تھے ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ان کے لیے یعنی مشکل ضرور ہے، اور قانون پر فیصلہ یہ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، قانون کے مطابق اگر معاملات نہیں چلیں گے تو وہ پھر میں پھر کہتا ہوں آپ کو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ بڑا خطرناک ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ گریجولی آہستہ یعنی انہی پوائنٹس پر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے اداروں کو توفیق دے، اور پاکستان کو اللہ خوشحال کرے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر جی. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.